दोस्तों कई पेनी स्टॉक्स ने इन्वेस्टर्स को खूब पैसा बना के भी दिया और कुछ ने इन्वेस्टर्स का पैसा डुबाया भी। जैसे ऑर्चिड फार्मा को ही ले लो, 17 रुपए का शेयर 3000 तक गया और ज्यादा के लालच के चक्कर में निवेशकों ने उस लेवल पर भी इसमें खरीदारी कर ली और नतीजा है कि आज इस शेयर को कोई खरीदना ही नहीं चाह रहा। खरीदे भी क्यों? इसके जो प्रमोटर हैं उन्होंने सेबी की गाइडलाइन के मुताबिक ओएफएस लाया है, वो भी 350 रुपए पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, और मोस्ट प्रोबेबली ये शेयर अब उसी लेवल तक आके रुकेगा। और दूसरा पेनी स्टॉक टेनला प्लेटफॉर्म। जी हाँ दोस्तों, $1 से कम के प्राइस पर यानी कि सिर्फ 50 रुपए में मिलने वाला ये पेनी स्टॉक पिछले दिनों 1000 रुपए तक गया और वहां से थोड़ा साइडवेज हुआ और अब फिर से दोबारा दौड़ने की तैयारी में है। इसके क्या रीजंस हैं दोस्तों, और हमारे आगे के इसमें क्या टारगेट्स हो सकते हैं, और क्या इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें नई एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सभी बातों के ऊपर हम रोशनी डालेंगे दोस्तों, तो बने रहिए। दोस्तों इससे पहले कि हम इन रीजंस को जानने की कोशिश करें या फिर इसमें इन्वेस्टमेंट का डिसीजन इनिशिएट करने की कोशिश करें, उससे पहले हमें इसके बिजनेस मॉडल को जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो इसके बिजनेस मॉडल की अगर बात करें दोस्तों, तो ये एक आईटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो 5 तरीके के प्रोडक्ट्स वगैरह में डील करती है। पहला है वाइजली, दूसरा है ट्रूब्लॉग, तीसरा है मैसेजिंग, चौथा है वॉइस और पांचवा है आईओटी। अब चलिए इनको वन बाय वन समझते हैं। तो पहले बात करेंगे वाइजली की। ये प्रोडक्ट इस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के साथ में मिलके। और इस प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं इजीली आपको बताऊं दोस्तों, तो दुनिया भर में जो इंटरप्राइजेज हैं या बैंक हैं या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लगातार अपने ग्राहकों से टच में रहते हैं। ठीक है, चाहे वो एटीएम से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, चाहे वो किसी अदर पर्सन को पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, चाहे वो शेयर बाजार या क्रिप्टो करेंसी में लेन देन कर रहे हैं, इस बीच में काफी ज्यादा स्पैम और फ्रॉड का खतरा रहता है। तो वाइजली इन सब चीजों से सिक्योर है क्योंकि ये एंटरप्राइजेस को कस्टमर्स के साथ में सीधा कनेक्ट करती है। वाइजली एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है जो कि एक डिजिटल मार्केटप्लेस ऑफर करता है सप्लायर्स को और एंटरप्राइजेस को। इस प्लेटफॉर्म की 2 वैरायटी हैं, पहला है वाइजली नेटवर्क और दूसरा है वाइजली मार्केटप्लेस। वाइजली नेटवर्क की अगर बात करें तो ये एंटरप्राइजेस को एसएमएस सर्विसेज, वॉइस सर्विसेज, ईमेल सर्विसेज, ओटीटी सर्विसेज लाइक व्हाट्सएप चैट सपोर्ट या फिर मैसेंजर चैट सपोर्ट और पुश नोटिफिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। वाइजली नेटवर्क क्रिप्टोग्राफी, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के तरीके से काम करता है। ये एंड टू एंड सर्विसेज के तरीके से काम करता है, यानी सीधा एंटरप्राइजेस टू कस्टमर। इन सभी के थ्रू वाइजली एक रियल टाइम डेटा एंटरप्राइजेस और कस्टमर्स को देता है, यानी कि जैसे हम मार्केट में ट्रेड करते हैं ना या बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उस ट्रांजैक्शन के रिलेटेड मैसेजेस हो या फिर रियल टाइम शेयर्स का भाव हो, ये दोनों सर्विसेज टेनला प्लेटफॉर्म का वाइजली प्रोवाइड कराता है। ये काफी सिक्योर प्लेटफॉर्म है, इसलिए कस्टमर्स और एंटरप्राइजेस को इसका एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहता है। और वाइजली मार्केट प्लेस के बारे में अगर बात करें तो ये प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स कंपनीज के लिए सप्लायर्स और कस्टमर्स को वेरीफाई करता है। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कई प्लेटफॉर्म पर आप जाते होंगे तो वेरीफाइड लिखा रहता है ना, तो इसी का काम है वो। और साथ ही ग्लोबल कस्टमर्स को ग्लोबल सप्लायर्स के साथ में कनेक्ट करता है। अब इससे क्या होता है, वेरीफाइड सप्लायर्स होने की वजह से कस्टमर्स का ट्रस्ट तो बनता ही है, साथ ही जो सप्लायर्स हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में कस्टमर्स मिलने की वजह से प्रॉफिट जनरेट करने में आसानी होती है। तो ये बात हुई टेनला प्लेटफॉर्म के वाइजली प्रोडक्ट की। अब बात करेंगे ट्रूब्लॉक की। ये प्रोडक्ट ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह से कस्टमर्स को बचाता है और डेटा प्राइवेसी को मैनेज करता है। और साथ ही जो टेली मार्केटर्स वगैरह होते हैं उनके कॉल्स वगैरह आते हैं ना, कभी कभी आपको स्पैम वगैरह लिखा हुआ दिखाई देता होगा, तो ये कस्टमर्स को अवेयर करता है कि ये स्पैम कॉल है या ये ऐसा कॉल है करके, तो इस तरीके की सर्विसेज ये देती है। इसके अलावा फिशिंग या अदर फ्रॉड्यूलेंट को ये बचाता है, जैसे ऑनलाइन आपको कोई स्पाई कर रहा है या आपसे कोई कुछ काम कोई करवाना चाहता है तो उस चीज से ये बचाता है। और इसके अलावा ये ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल्स को मैनेज करता है और उसको सिक्योर करता है। अब ये ब्लॉकचेन क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जो टीसीएस के ऊपर में मैंने बनाया था। अगर फिर भी मैं आपको ब्रीफली इसके बारे में बताऊं तो ये एक तरीके से ऑनलाइन डेटाबेस होता है, जिससे क्या होता है कि पता रहता है कि कितनी क्वांटिटी में क्या है, उसको कोई भी देख सकता है। अब जैसे पिछले जमाने में क्या था कि रिजर्व बैंक के पास में एक गोल्ड रहता था, उतनी ही क्वांटिटी का कैश रहता था, लेकिन आजकल क्या है, वो गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है। जैसे क्रिप्टो करेंसी है, वो भी कितनी एक मात्रा में
है वो बराबर मात्रा में रहती है ना, उतना ही है, नहीं तो कितना भी झोलझाल हो जाए उसके अंदर में। तो क्रिप्टो करेंसी भी एक तरीके से ब्लॉकचेन के थ्रू ही लोगों को पता रहता है कि ये इतना क्वांटिटी में है। और आजकल गवर्नमेंट कितना भी पैसा छाप रही है, वो किस हिसाब से छाप रही है, उसका भी एक रिकॉर्ड है, एक इलेक्ट्रॉनिकली वो सेव है डेटा, वो ब्लॉकचेन के थ्रू ही सेव रहता है। और तीसरी सर्विस इसकी दोस्तों मैसेजिंग की सर्विसेज है। ये अलग अलग तरीके की मैसेजिंग सर्विसेज देती है, जैसे कि A2P मैसेजिंग सर्विस है, या फिर SMS फायरवेल है जो स्पैम वगैरह मैसेजेस से बचाना होता है, और SMS हबिंग से रिलेटेड है, या USSD सेंटर होता है, यानी कि 0 हैश वाला जो कोड रहता है उस तरीके का। इस तरीके की SMS सर्विसेज भी ये कंपनी देती है। और इसके अलावा ये वॉइस सर्विसेज के रिलेटेड प्रोडक्ट देती है, जैसे कि इसमें कैटेगरी में अगर बात करें तो वर्चुअल नंबर्स ये देती है, टोल फ्री नंबर्स ये देती है कंपनीज को, ग्रीटिंग्स वगैरह के जो ये फीचर रहते हैं, जैसे मान लो व्हाट्सएप वगैरह पे SMS की मैं बात कर रहा हूँ, ये वॉइस के ग्रीटिंग अलग होती हैं, उसी तरीके से इसको समझ लो आप। जैसे आपने ऑटोमेटिक टाइप करके रख दिया व्हाट्सएप बिजनेस पे, एक फीचर अगर आपको याद होगा तो आप यूज़ करते होंगे, तो कि आपको कोई भी मैसेज करता है और रियल टाइम में आप रिप्लाई ना कर पाओ तो ऑटोमेटिक उसको एक मैसेज जाता है कि दिस पर्सन इज बिजी काइंडली कॉल लेटर, या आप जो भी टाइप करके उसमें डालो। तो उस तरीके से जो वॉइस के रिलेटेड ग्रीटिंग्स होती हैं वो भी ये कंपनीज को देती है ये कंपनी। रोबोट डायलर यानी ऑटोमेटिक डायलर, कॉल रिकॉर्डिंग्स कंपनीज के लिए, कॉल डिस्ट्रीब्यूशंस और प्रोग्राम APIs, क्लिक टू कॉल, टेक्स्ट टू स्पीच, CRM इंटीग्रेशन, रियल टाइम एनालिटिक्स, तो इस तरीके के इसके वॉइस सर्विसेज में आ जाते हैं। और इसके अलावा ये IoT तरीके के प्रोडक्ट्स भी अपने क्लाइंट्स को देती है, जिनके थ्रू फिर वो उनके कस्टमर्स तक पहुंचता है। यानी कि अगर आप मान लो एक एग्जांपल्स के साथ में इसको ले लेते हैं, वैसे ये IoT में भी 2-3 तरीके की कैटेगरी आती हैं। इसमें मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं जिससे आपको अदर भी समझ आ जाएंगे, मतलब इसका किस तरीके का उससे कनेक्शन रहता है वो आप समझ जाएंगे। जैसे एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ये अपने प्रोडक्ट देगी तो उसके थ्रू फिर हर कस्टमर तक वो चला जाएगा, जो भी कार खरीदेगा उसको वो सर्विस मिलेगी, ठीक है। लेकिन इसका जो कोर जो पहले जाएगा उसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास में जाएगा। अब क्या सर्विस रहेगी वो, जैसे मान लो कोई कार एक सॉफ्टवेयर यूज करती है कि उसको कोई मतलब ऑनलाइन अपना फेसबुक जो है कार से कनेक्ट करवाना, आजकल आ गए ना जैसे LED वगैरह या फिर इस तरीके के फीचर आ गए कार में कि मतलब यूट्यूब भी आप कार की स्क्रीन में देख सकते हो, उस तरीके के फीचर जो मोबाइल से कार को कनेक्ट करते हैं, तो उस तरीके के फीचर को IoT तरीके का बोला जाता है। अब उसमें भी अलग अलग कैटेगरी आती है, IoT में इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है या फिर अलग कोई अदर कंपनीज के फीचर भी आते हैं जिसका मतलब आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्शन हो, तो उस तरीके के फीचर भी ये कंपनी बनाती है दोस्तों। अब इसके क्लाइंट्स की अगर बात करें दोस्तों तो वोडाफोन इसका क्लाइंट है, एयरटेल इसका क्लाइंट है, SFR इसका क्लाइंट है, एटिसलेट इसका क्लाइंट है, फेसबुक इसका क्लाइंट है, फेसबुक है यानी कि व्हाट्सएप भी इनडायरेक्टली इसका क्लाइंट है, लिंक्डइन इसका क्लाइंट है। अब इसने जो रिसेंटली अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया दोस्तों वाइजली, इसके क्लाइंट्स की अगर बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक इसका क्लाइंट है, फ्रीचार्ज इसका क्लाइंट है, कैनरा बैंक इसका क्लाइंट है, आंध्रा बैंक इसका क्लाइंट है, HDFC बैंक इसका क्लाइंट है। यानी कि दोस्तों इतने कम टाइम में, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च हुए, ठीक है, लेकिन इतने टाइम में भी इसके इतने मजबूत क्लाइंट बेस हो गया, तो फ्यूचर तो दिख रहा है कि कंपनी का आने वाला बहुत ब्राइट होने वाला है। और मोस्ट ऑफ द इसके क्लाइंट्स अगर देखा जाए तो बैंक्स वगैरह ही है। अब इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो ये काफ़ी छोटे लेवल से एक तरीके से स्टार्ट हुई थी। एक मोबाइल मैसेजिंग एक्सपर्ट्स के छोटे से ग्रुप ने इसको स्टार्ट किया था और काफ़ी कम कैपिटल में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। और एक विजन था इनका कि वर्ल्ड क्लास मैसेजिंग सर्विस हमको देनी है, उस तरीके से उस विजन के साथ में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। और इस कंपनी का जो फाउंडेशन हुआ था ये 2000 में हुआ था, सन 2000 में, यानी कि 20 साल पुरानी ये कंपनी है, ज़्यादा टाइम इस कंपनी को हुआ नहीं है। और एक तरीके से 20 साल में भी कंपनी ने काफ़ी अपने आप में अचीवमेंट कर ली है और काफ़ी आगे तक ये बढ़ चुकी है और नए नए एक्विजिशंस वगैरह भी अभी करती जा रही है। अब इस कंपनी के मैनेजमेंट की अगर बात करें तो डी उदय कुमार रेड्डी जो है इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, और डॉक्टर AG रविंद्रनाथ रेड्डी जो है इसके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, मिसेज अमृता गंगोत्रा इसकी जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, मिस्टर दीपक गोयल इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, मिस्टर राहुल खन्ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, रोहित भसीन जो है इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, संजय कपूर इसके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, मिस्टर संजय बवेजा इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं दोस्तों। ये इसकी मैनेजमेंट टीम है दोस्तों। तो ये तो बात हुई दोस्तों इस कंपनी के बिजनेस मॉडल और हिस्ट्री के बारे में। अब थोड़ा सा इसके फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं क्योंकि रियल डेटा हमें वहीं से मिलने वाला है। तो टेनला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड कंपनी का नाम है, 886 का इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, 52 वीक लो इसका 76 है, 52 वीक हाई इसका 1030 है। यानी कि देखो दोस्तों कितना डिफरेंस है 52 वीक लो और हाई में।
और पी की अगर बात करें, स्टॉक पी 32.2 है और इंडस्ट्री पी 31.9 है, यानी कि इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा ज्यादा है, इतना ज्यादा बढ़ जाने के बाद भी, यानी कि बुक्स वगैरह में भी कंपनी की अच्छी ग्रोथ हो रही है। बुक वैल्यू 65.6 है, डिविडेंड यील्ड इसमें ना के बराबर है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखो दोस्तों 44.8% जो कि आउटस्टैंडिंग है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि जो कंपनी ने कैश लगाया था उसके ऊपर अगर रिटर्न्स की बात करें तो 52% आउटस्टैंडिंग। फेस वैल्यू इसका 1 है, करंट रेशियो इसका ठीक है, 1.5 हमारा क्राइटेरिया है, 1.8 है, बहुत बढ़िया। डेट टू इक्विटी 0 है, एक और पॉजिटिव। और डेट कंपनी के पास में मामूली सा है 4.35 करोड़। डेट के मुकाबले कैश इसके पास में रिच कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, 584 करोड़ इसके पास में कैश है। प्रमोटर होल्डिंग में चेंजेस की अगर बात करें 0.04% मामूली सी बड़ी है, लेकिन बड़ी है। 41.2% इसका प्रमोटर होल्डिंग है। प्लेज वगैरह प्रमोटर का कुछ भी नहीं है, अनप्लेज पूरा का पूरा अनप्लेज है दोस्तों। अब इसके क्वार्टरली ग्रोथ की अगर बात कर लो या ईयरली ग्रोथ की बात कर लो, चाहे रेवेन्यू की बात कर लो चाहे प्रॉफिट की बात कर लो, कंटिन्यू ग्रो हो रही है दोस्तों। इसके पिछले 5 साल के डेटा को अगर देखें तो 2017 में इसका जो रेवेन्यू था 579 करोड़ था, 2018 में 792 करोड़, 2019 में 1004 करोड़, 2020 में 1943 करोड़, 2021 में 2341 करोड़, यानी कि रेवेन्यू कंटिन्यू बढ़ा है दोस्तों, ठीक है। और जो इसका 2017 में रेवेन्यू था ये अभी इसके सिंगल क्वार्टर में रेवेन्यू आ जाता है दोस्तों। और इसके प्रॉफिट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट इसका जो है कंटिन्यू, ये जो है थोड़ा सा इसमें कम ज्यादा होता आ रहा है। हो सकता है बीच में कुछ कंपनी ने डेवलपमेंट किए हो, क्योंकि 211 का रेवेन्यू में जो प्रॉफिट में लॉस है ये होना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ अदर रीजंस की वजह से ये हुआ है। जो जनरली इतना इसका प्रॉफिट में रहता था, अचानक से इतना ज्यादा लॉस इसका, फिर अचानक से प्रॉफिट, तो ये जो है बुक्स में कुछ इसके चेंजेस हुआ, तो या तो ये एडजस्ट हुआ, कुछ ना कुछ इसके हुआ है। अब इसके पिछले 10 इयर्स के प्रॉफिट ग्रोथ का CAGR अगर देखें दोस्तों तो 18%, अगर पिछले 5 इयर्स का देखें तो 108%, 3 इयर्स का 176%, ट्रेलिंग 12 मंथ का 314%, यानी कि 10 इयर्स का अच्छा एवरेज और 5 इयर्स का एवरेज उससे काफी अच्छा और 3 इयर्स का एवरेज उससे और अच्छा, और नए जो 1 साल का एवरेज है वो तो बेहतरीन एकदम। यानी कि जितनी कंपनी नई होते जा रही है उतना इसका ग्रोथ बढ़ते ही जा रहा है, तो ये काबिले तारीफ है दोस्तों। और अगर स्टॉक के प्राइस का CAGR देखा जाए तो 10 इयर्स में 49%, काफी ज्यादा बढ़ चुका है दोस्तों प्रॉफिट के कंपैरिजन में, ठीक है। 5 इयर्स में 88%, यानी कि उतना ज्यादा नहीं बढ़ा 5 इयर्स में जितना 10 इयर्स में बढ़ गया। 3 इयर्स में 173%, 1 ईयर में तो बहुत ज्यादा बढ़ गया 990%। यानी कि एक तरीके से आने वाले टाइम की ग्रोथ के हिसाब से हम देख रहे हैं तो पास्ट का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इतना ज्यादा प्राइस बढ़ गया, क्योंकि आने वाले टाइम में ग्रोथ और ज्यादा गति से होगी। जिस हिसाब से इसकी ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है, पहले शुरुआती दिनों में काफी कम ज्यादा ग्रोथ थी इसकी, और अभी जो लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ का अगर देखा जाए अच्छी खासी ग्रोथ है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ग्रोथ इसने बढ़ाई है। तो कह सकते हैं स्टॉक का प्राइस भी एडजस्ट आगे आने वाले टाइम में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है उसमें। अब इसके प्रमोटर की शेयर होल्डिंग को अगर देखा जाए दोस्तों तो लास्ट के क्वार्टर्स में प्रमोटर लगातार इसमें स्टेक बढ़ा रहे हैं, ये एक पॉजिटिविटी देने वाली बात है। FIs भी लास्ट के क्वार्टर्स में स्टेक एकदम से बढ़ा रहे हैं, ये और एक पॉजिटिव बात हुई। DIs ने हालांकि पहले जो है काफी ज्यादा स्टेक था सितंबर क्वार्टर में, वो कम करके एकदम बेच बाच के निकल गए और अभी फिर से जो है इन्होंने खरीदारी कर ली है, यानी कि इस क्वार्टर में पॉजिटिविटी दिख रही है चारों तरफ से, चाहे FIs का ले लो, DIs का ले लो, प्रमोटर का ले लो, कोई सा भी ले लो आप। अब इसके पास्ट के रिटर्न्स की अगर बात करें दोस्तों तो 1 डे में इसमें सर्किट लगा हुआ 5% का, 5 डेज में माइनस में रिटर्न्स है, 1 मंथ में 9%, 6 मंथ में 18%, ईयर टिल डेट में 29%, 1 ईयर में 1044% आउटस्टैंडिंग, और 5 ईयर्स में 2369%, और मैक्सिमम अगर इसके रिटर्न्स की बात करें तो 366% के रिटर्न्स इसने दिए हैं जब से ये कंपनी लिस्ट हुई थी। अब इसको थोड़ा अदर पैरामीटर्स पे देखा जाए दोस्तों तो इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपनी ऊपर है, FD से अच्छे रिटर्न्स इसने दिए नहीं, काफी अच्छे रिटर्न्स दिए दोस्तों, वही कंपनी है ना, हाँ वही कंपनी है भैया, वही कंपनी है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, हाँ ये ठीक बात है। और एंट्री पॉइंट कंपनी में एंट्री करने के लिए अच्छा लेवल है, और लेकिन कंपनी जो है ना रेड फ्लैग कंपनी में फाउंड हो रहा है ये कंपनी ASM लिस्ट में। अब इसका जो है जरूरी नहीं है कि ये नेगेटिव फैक्टर ही हो, क्योंकि अचानक से किसी स्टॉक का प्राइस तेज भागने लग जाए, काफी अच्छी अच्छी कंपनीज
भी एएसएम लिस्ट में आई है, एफएल जैसी कंपनी आई है या फिर इंडिया मार्ट जैसी कंपनी आई है, तो ये हो जाता है जैसे कभी अचानक से मूवमेंट आ जाए तो सेबी इसको अपनी निगरानी में रख लेती है, तो ये एएसएम में आ जाता है, तो अपने आप ही फिर वो इंक्वायरी कंप्लीट होती है, तो अपने आप ही वो हट भी जाता है। अब बात कर लेते हैं उस बात की कि क्यों इसके स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है और आगे हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या करना है। तो रीजन दोस्तों ये है कि ये जो कंपनी है अपने शेयर्स बाई बैक करने वाली है। अब इसका प्राइस क्या होगा और कितनी क्वांटिटी में ये कंपनी बाई करेगी, ये पता लगेगा जुलाई 21 2021 को और जुलाई 22 2021 को, जब इसके Q1 के रिजल्ट्स आ रहे होंगे और बोर्ड की जो बैठक है वो हो रही होगी, उस टाइम पे इसका पता लग पाएगा। और इस खबर के बाद इस कंपनी के स्टॉक में 5% का सर्किट लगा हुआ है। अभी भी 13,819 शेयर्स जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं बाइंग के लिए, यानी कि सेलर कोई है ही नहीं अभी उसमें, बताओ। तो अब बात आती है दोस्तों कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो बाईबैक है वो किस लेवल पे हो सकता है और हमारी इसमें आगे की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बाइंग और सेलिंग को लेके। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि इसमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है पब्लिक के पास में भी अच्छा खासा है, ठीक है। 43% के अराउंड जो स्टेक है वो पब्लिक के पास में है और एफआईएस के पास में 11 के आसपास में स्टेक है और डीआईएस के पास में 3% के आसपास में स्टेक है। प्रमोटर के पास में जो है वो है ये 41-42 का जो भी उसके पास में स्टेक है ना। और हो सकता है मेरे शेयर को अप्रिसिएशन भी मिल जाता, 1200-1100 तक भी इसके स्टॉक का प्राइस बढ़ जाए तब तक, है ना। लेकिन जो फेयर प्राइस है वो कब आएगा, वो जब अनाउंसमेंट होगी तब आएगा, क्या एक्चुअल में प्राइस। कंपनी अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप देख रहे हो तो इस किसी भी प्राइस पे खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा सा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं यार ऊपर ही रेटों पे बाई बैक आ जाएगा, मैं मिस कर जाऊंगा, तो ऐसा कर सकते हो आप 50% 40% अभी आप बाई कर लो। कंडीशन यही है कि आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर होने चाहिए और 50% जो आपका अमाउंट है वो आप बाई बैक जब अनाउंसमेंट हो जाए, जब एक फिक्स प्राइस हो जाए उसके बाद में आप बाई कर सकते हो। तो ये मेरी इसमें स्ट्रेटेजी है और फंडामेंटल्स कंपनी के काफी अच्छे हैं। अगर थोड़ा महंगे प्राइस पे भी हमको खरीदनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, लेकिन पूरा का पूरा पैसा एक बार में इसमें नहीं डालना है दोस्तों, बस। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट चाहिए तो। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए। और ये डिटेल एनालिसिस का प्लेलिस्ट एक बार आप जरूर चेक कर लीजिए दोस्तों। इसमें हमने कंपनीज के टोटल फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस कंप्लीट करके डाले हुए हैं। इससे आपका बेनिफिट क्या रहेगा, जो कंपनी की रिसर्च में आपका 10 से 12 घंटे का टाइम लगता है वो वैल्यू आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो में मिल जाएगी, जिससे आपके टाइम की बचत तो होती है, साथ ही इन वीडियोस को आप अपने फ्री टाइम में भी देख सकते हैं। जैसे कहीं ट्रैवल कर रहे हैं उस टाइम पे इन वीडियोस को देख सकते हैं, किसी का वेट कर रहे हैं उस टाइम पे इन वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे आपके फ्री टाइम का भी अच्छा खासा यूटिलाइजेशन हो जाएगा दोस्तों। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने टाइम का खुद से भी ज़्यादा ध्यान रखिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड।